दर्शक और आप देख रहे हैं आमिन मीडिया का खुशूसी प्रोग्राम सीधी बात। तो दोस्तों, आज सीधी बात में हमारे साथ में है रशीद भाई कागजी। रशीद भाई, मुस्लिम समाज के जो समस्याएं हैं और सियासी जो हालात हैं उस पर बहुत ही गहराई से नज़र रखे हुए हैं और सियासी मामला पे उनका एनालिसिस भी बहुत बेहतरीन है। तो आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या होने वाले हैं, फ़िलहाल देश के सियासी हालात क्या हैं, इस बात पर हम बातचीत करेंगे रशीद भाई से। रशीद भाई, आपका इस्तकबाल है। रशीद भाई, फ़िलहाल देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो सियासी हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से जो वारदातें सामने आ रही है और आप देख रहे हो कि जो इसमें जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार में तो सीधी बात यही है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाकी की भी जिम्मेदारी होती है लेकिन रूलिंग पार्टी की ज़्यादा है। अब रहा इसका सॉल्यूशन, कहने का ऐसा आपका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जी उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, बराबर, क्योंकि मेन रोल जो है उनका है, उसके ऊपर ही सब पौधे चलते हैं, बराबर। उसके बाहर, दायरे के बाहर तो जा नहीं सकते। तो जो सक्सीड होती है, यानी जिसको बोलते हैं अपने सफलता, तो सफलता का आधार क्या होगा? कैसे कानून बनते हैं, कैसे इम्पोज किए जाते हैं, उसका अमल किस तरह से होता है। जैसे कि आजकल जो अमल पार्शलिटी हो रही है कि इतना जुल्म हो जाओ, इतना ये हो जाओ, फिर भी FIR जालिम के ऊपर नहीं बनती, बल्कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके ऊपर बनती है। तो ये अमल का तरीका खराब हुआ, बराबर। अब वो अमल का तरीका इस तरह से होता है तो रूलिंग पार्टी को देखना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे कायदे अच्छे बनाना चाहिए। जैसे ST के कायदे हैं, इस तरीके के कायदे बनाए जाएं। दूसरा है कि हम मुसलमानों को हम इसका हल निकालने के लिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और पूछ के, फ़िलहाल जो हालात हैं, ऐसे हालात में खासकर मुसलमानों को जो है वो किस तरीके से अपनी जो रणनीति है वो बनानी चाहिए? मैं वही बोलना चाहता था कि ऐसे हालात के अंदर हम मुसलमान एक 3 पहलू से काम कर सकते हैं। उसका सबसे पहला पहलू है तौहीद। बिल्कुल, कि हम बिल्कुल अल्लाह वाले बन जाएं, तौहीद पा जाएं, तो हमको दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है। दाखिले बहुत मौजूद है, अभी टाइम नहीं है कि मैं उसमें जाऊँ, लेकिन बहुत सारे दाखिले हैं। दूसरा पहलू ये है कि दुनियावी तौर पर हम इल्म, इत्तिहाद और दूसरे जो भी वो पगले लेवें। और तीसरा चरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की जो बहुमती वर्ग है वो भी थोड़ी समझदारी रखे, बराबर। उसके समझदारी रखने का मतलब ये है यहाँ की मेजोरिटी जो है वो, मेजोरिटी, बिल्कुल, मेरे जो हिंदू भाई हैं मतलब, बराबर, उनको भी समझदारी रखने का। तो उनको क्या समझ है कि भाजपा मुसलमानों से इनको डराती है, अच्छा, बराबर। तो वो खौफ इनको नहीं रखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान तो बहुमती वर्ग को है, बराबर। जो कुछ भी आज हालात देखो तो किसको ज़्यादा नुकसान हुआ? बहुमती वर्ग को। यानी इन हालात से जो इन हालात मेजोरिटी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माइनॉरिटी को तो नुकसान, वो तो नुकसान नहीं चल रही है हमेशा, उसका तो जो फ्लो है वो नुकसान का है ही है, बराबर। ना कोई इजाफा हुआ ना घटोड़ा हुआ, लेकिन बहुमती वर्ग जो नुकसान में था ही नहीं उसको नुकसान होने लगा। तो उनको भी ये समझदारी रखना चाहिए ना कि भाई हम इस तरह खामा खा के राजकीय इसमें ना आवें और सही सोचें कि हमको कोई डर नहीं है इनसे। पहले भी आज यहाँ यानी जिस तरीके से ये डराया जाता है कि मुसलमान अगर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, हाँ, कि मुसलमान आ जाएंगे तो तुमको ऐसा होएगा, वैसा होएगा, तुम पर हावी हो जाएंगे, तुमको मारेंगे, ऐसा करेंगे, घरों में घुस जाएंगे, दादागिरियाँ करेंगे, ये सब खामा खा की बात है। जबकि आबादी के तरीके से हम देखने जाएँ तो मुसलमानों की आबादी कितने फ़ीसद है और मेजॉरिटी की आबादी कितने फ़ीसद है? अगर हिस्ट्री अगर देखें, हाँ, तो मुसलमानों ने हमेशा सेवा ही की है, बिल्कुल। जैसे अर्थक्वेक हुआ था 2001 का, तब भी मुसलमानों ने ही खिदमत की है, बराबर। उसके बाद अभी जो कोविड हुआ उसमें भी मुसलमानों ने काफ़ी सेवा की, बराबर। तो इंसानियत से चल रहे हैं ना, वो इंसानियत से दूर नहीं है, बिल्कुल। तो उनसे फिर क्या डरना, बिल्कुल। और उनके कोई ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है उनके पास,
ना उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है कि हिंदू को डरना पड़े। बराबर। वो तो अपना आप में है, हमारी फलाह बहबूदी किस तरह से हो वही सोच में है। बिल्कुल। हम में एजुकेशन कैसे आवे वही मूवमेंट चला रहे हैं। बिल्कुल। और कोई सियासी मूवमेंट या उनको कुछ चाहिए वो तो है ही नहीं। वो अपना आप पे ही एक समझो कि लेबर वर्क है। बराबर, मेहनत कश कौम है और इंटरनेशनल कौम है। इसको हम पहले तरछोड़ नहीं सकते कि कोई मामूली कौम तो है नहीं, इंटरनेशनल कौम है। तो हिंदू को आज हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने कई वर्षों तक राज किया। बराबर। और उस टाइम पे भी हिंदू बहुमती में थे, फिर भी मुसलमानों उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और आज के दौर में भी देखें तो विदेशों के अंदर, मुस्लिम देशों के अंदर और विदेशों में जहाँ मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है तो भी वहाँ हिंदू आबाद हैं, उनको मुसलमानों से कोई डर नहीं है। बराबर। अभी जैसे अफगानिस्तान का भी उनको डर नहीं है, भले कुछ भी मीडिया बोल रहा है कह रहा है ये वो। क्योंकि अभी एक लेडी का जो आया ब्रिटिश पत्रकार, वो जो पकड़ी तालिबानों ने तो घबरा गई होगी मेरा क्या करेंगे ये लोग अब। लेकिन उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया कि वो खुद अवाक हो गई और वो इतने इम्प्रेस हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा। उसका कहना यूँ है कि तालिबानों को तुम गोली से मारोगे नहीं मरेंगे, उनको तो सिर्फ तुम कोई लेडीज के कपड़े मुंह में मार दो तो मर जाएंगे। अच्छा। इतने शर्म हया वाले हैं वो। बिल्कुल, ये वो लेडी का कहना है। बराबर। अच्छा, अब अगर हिंदुस्तान के हालात की बात करें तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ के हिंदुओं को भी डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर वो उनकी समझदारी रखना चाहिए। और मुसलमानों के इसके अंदर कोई भी एक्शन लेंगे तो भाजपा उसका दुरुपयोग करेगी। बराबर। इसलिए हमको कोई एक्टिविटी नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है तो हमारी फलाह बहबूदी के ही काम करना है। बराबर। दूसरे कोई काम में हमको जुड़ना नहीं है। और जो बिन सांप्रदायिक हिंदू है जो हमारे ये कर रहे हैं, हमारी तरफदारी कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाओ। हमारी इंडिविजुअल कोई एक्शन मत लो, बराबर, उनके साथ जुड़ के करो, उनको आगे रखो, हम पीछे, तो कुछ अपनों को फायदा होगा, नहीं तो फायदे के बदले नुकसान होगा। बराबर। यानी ये जो देश है वो बिन सांप्रदायिक देश है, यहाँ पर जो है वो सांप्रदायिकता नहीं चल सकती, नहीं चलेगी। आपका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि आज पूरा बहुमती वर्ग ऐसा है नहीं। हाँ, वो भी समझदार है, समझते हैं, लेकिन कुछ गिरोह, कुछ संगठन ऐसे हैं वो हिंदू के नाम से हैं, लेकिन वो पूरा हिंदुइज्म नहीं है। बाकी के हिंदू भी ऐसे नहीं है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, शिवसेना है, ये सब अपना आप को हिंदू संगठन बोलते हैं। बराबर। तो उनकी चेन ऐसी है सिर्फ, बाकी के हिंदुओं की नहीं है ऐसी चेन। और इसलिए तो उसके साथ वो ज़्यादा जुड़े लेने, नहीं तो इसके सब इतने सारे होने के बाद एक ही होना चाहिए था कि भाई शिवसेना तो शिवसेना एक अकेली होती कि भाई नहीं हमारा आदमी, बाकी इतने सारे गिरोह क्यों बनाने पड़े। बराबर। अब इसके अंदर हमको कोई एक्शन लेना, जैसे कि पहले पास्ट टाइम में ऐसा हो चुका है कि इलेक्शन के अंदर भी अपने मोदी साहब ने ये शब्बीर अहमद का उपयोग करके जो बदगुमानी फैलाई थी, मालूम है ना आपको, और उसके अंदर हमको नुकसान हुआ। बराबर। बीजेपी को फायदा हुआ। तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट को लेके वो ऐसा तोड़ मरोड़ के रजू करेंगे, और मीडिया तो अपना होगा, जानते हो आप कैसा है। बिल्कुल। तो हम क्या हमारे बचाव में करेंगे, हमारा खुलासा भी किससे करेंगे हम। बिल्कुल, कि हमारी जहनीत ये नहीं है। ये बहाने ढूंढते ही रहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी आए और उसे ये लोग हाईलाइट करके उसका गैर उपयोग करेंगे। बराबर। तो हमको ऐसे काम ही नहीं करना है। तो मुसलमानों को भी अपने आप पे काबू रखना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे में क्या है कि वेस्टेड इंटरेस्ट वाले बहुत हैं, जिनको अपनी जातीय वफाद के लिए वो कौम को नुकसान पहुंचा देते हैं। अच्छा। जैसे अभी इलेक्शन आएगा, जानते हैं कि हमारे 500, 700, 2000 से ज़्यादा वोट नहीं ला सकते, फिर भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा। और ऐसे एक नहीं, 2-5 खड़े हो जाते हैं। तो ये हार जीत जो होती है मुसलमान के लिए तो 5-7 हज़ार की होती है, ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल। बराबर। तो तुम्हारे बढ़ गए 5-7 हज़ार, तोड़े तो गए तुम। अच्छा, 2022 का जो इलेक्शन सामने आ रहा है उसके ताल्लुक से अगर हम देखने जाएं तो पहले आपको पता होगा कि भारतीय गुजरात की खासकर विधानसभा जो है वहाँ पर कम 12 से ज़्यादा
कुछ उम्मीदवार जो आया करते थे विधायक बनकर, हाँ उनकी जगह पर फिलहाल सिर्फ 3 रह गए हैं। जी। अब कुछ हालात ऐसे हैं जैसे आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है, मजलिस भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। अब ऐसे हालात में क्या लगता है आपको, ये जो 3 सीटें हैं ये भी बच पाएगी या नहीं? इसमें जो है वो मुसलमानों की बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा, और वो भी बगैर एक्सपोज हुए, अच्छा। जिसको बोलते हैं कि अंदरूनी काम, एक्सपोज मत हो। वो डोर टू डोर होता है, जाहिर सभा में नहीं होता जैसे भाजपा करती है। बराबर। कि मेरे को मालूम है, वहाँ तक शाहपुर के अंदर 3 पार्टी थी, जनता पार्टी उसमें से गयासुद्दीन शेख, कांग्रेस में से और बीजेपी कौशिक पटेल, उसमें से पंकज शाह जीतने जा रहा था कांग्रेस की सीट से। इन लोगों ने ऐसी हवा रातों रात चला दी कि 2 हिंदुओं की लड़ाई में वो मियाँ खा जाएगा, ऐसा अंदर उन्हें डोर टू डोर कैंपेन चला दिया। बराबर। तो रातों रात बाजी पलट गई और सबने कौशिक पटेल को वोट दे दिया। नतीजा ये आया कि भाजपा फर्स्ट नंबर आई, गयासुद्दीन सेकंड पे आया और पंकज शाह थर्ड पे चले गया कांग्रेस। यानी ये स्ट्रेटजी से इलेक्शन अपना वहाँ हो रहे हैं। तो वो चाल अपनों को भी सीखना पड़ेगी और चलना पड़ेगा उस तरह से। तो गुजरात के जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें मुसलमानों को खास क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? गुजरात की परिस्थिति ऐसी है कि सिर्फ हम 3 सीट के दावेदार हैं। हालांकि विधानसभा में 1 सीट भी हो तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व करेगा, काफ़ी है, लेकिन 3 में से अभी 1 सीट तो खतरे में है। बिल्कुल। रह गई 2। अब वो 2 भी बचाने के लिए हमारे जो भी दूसरे अपक्ष वाले होंगे कि MIM वाले होंगे, उनको नहीं खड़े रहना चाहिए। अच्छा। अगर वो खड़े रहे तो भाजपा भी सीट ले जाएगी। अच्छा, आपने MI वालों की बात क्यों की, खासकर जैसे कि आम आदमी पार्टी भी है? MIM इसलिए मैंने बात की कि वो अपनों को लगती है। हाँ। आम आदमी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उसमें तो हमारा जो हिस्सा है वो है ही है। हमारे जो मुस्लिम कांग्रेस में देते हैं वोट देंगे वो तो बराबर, लेकिन कुछ हिस्से ऐसा होगा कि फिर वो MIM के छूट जाएंगे वोट, यानी मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड बट जाएंगे। तो वो बटना नहीं चाहिए। अभी हाल के इसमें आपको मैं ज़रा दूर ले जाता हूँ कि इजराइल के अंदर जो इलेक्शन हुआ, हाँ, और उसके अंदर जो अरब पार्टियाँ बहुत सारी थी, बराबर, तो इस वजह से वो यहूदी पार्टियाँ जीत जाती थी, लेकिन इस बार वो सब एक होकर न लड़े। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि आप वो सरकार बनाने में इनका सहारा लेना पड़ा। वो तो मालूम है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पॉलिटिक्स। इसके अंदर बहुत दानिशमंदी रखना पड़ती है और बहुत बुलंदी से रखना पड़ती है कि मेरा एक लफ्ज़ बहुत वजनदार है, उसका कोई गैर फायदा भी ना उठावे, वो भी मुझे तोल माप के बोलना है, बराबर, और उसकी असर भी लोगों के दिलों में हो, वो भी मुझे देखना है। और जितनी अपने सच्चाई पे चलेंगे उतना आइंदा का परिणाम अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ तो 5 साल वेटिंग करना है अभी। बिल्कुल। अगर 5 साल हम सो रहे तो फिर अगले इलेक्शन में गए, बिल्कुल, और अच्छा काम किया तो अगले इलेक्शन में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो आप खासकर जो है मुसलमानों को रशीद भाई क्या कहना चाहेंगे कि इस इलेक्शन के ताल्लुक से कि मुसलमानों की जो 3 सीटें हैं ये जानी नहीं चाहिए बल्कि बचनी चाहिए, इस बात पर खासकर आप मुस्लिम अवाम से क्या कहना चाहेंगे? आम आवाम जो है उससे मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा कि बहुत समझदारी से काम लेना है। जो उम्मीदवार जीतने के लायक है उसके बारे में आपको अगर कुछ दुख भी है तो उसको भूल जाना, बिल्कुल, दे देना, दरगुजर करना उसको। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो नुकसान तो आपको भी है, कौम को भी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मतलब दिल को साफ कर लेना
कोई उसके अंदर ऐप जो होगा तो उसको दरगुजर कर दो। बराबर कि जीत रहे हो, जीतने वाला है तो दे दो। बराबर, यानी जाति दुश्मनी इसमें बीच में ना जातीय आए। दुश्मनी भी नहीं, जातीय वफात भी नहीं, नो वेस्टेड इंटरेस्ट। बराबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, आपने इतना वक्त निकाला। तो दोस्तों, रशीद भाई कागजी ने जिस तरीके से हमें बताया 2022 के गुजरात इलेक्शन के ताल्लुक से कि कई बार ऐसा होता है कि कौम के लिए जो अगर बात आती है तो कुछ हमारी जो कमियां हैं उसे भूल कर भी हमें एक होकर इलेक्शन में साथ देना पड़ता है, और ख़ासकर ये देखा जाता है कि हमारी सीट जानी नहीं चाहिए, यानी मामला फिर वहीं आ जाता है। ऐसा अगर ना करें तो कि जिस तरीके से जो दो बिल्लियों के लड़ने में जो बंदर आ जाता है, बस वो मामला आता है। तो मैं मुझे यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।